नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है राज। कहानी का नायक कई बार रातों को आध नींद से जाग जाग उठता है। उसे भयंकर सपने आते हैं। क्या है उसके सपनों के पीछे का राज? क्यों उन सपनों से वह डरता है? चलिए सुनते हैं कहानी राज में। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज। कल आधी रात को मैं डर के जाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। होठ सूख गए थे। चिल्लाना चाहता था लेकिन सपने में मेरे गले से गूं गूं की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं निकली। शायद कोई शब्द मेरे मुंह से निकले भी हों। जब मेरी नींद टूटी, जब मैं सजग हुआ, मेरी पत्नी लक्ष्मी का हाथ मेरा माथा और पीठ सहला रहा था। लक्ष्मी मेरे पास ही सोई हुई थी। मेरी हालत को देखकर वो भी घबरा गई थी, क्योंकि अक्सर ही मेरे साथ आजकल ऐसा होने लगा था। वो मेरे चेहरे के पास झुककर मुझसे बार बार मुझे हिलाते हुए पूछ रही थी, क्या हुआ? कोई भयंकर सपना देखा क्या आपने? क्या हुआ? बताइए ना। मुझे भी डर लग रहा है। आप बताइए तो सही कि क्या हुआ, क्या देखा आपने सपने में? आपकी यह हालत देखती हूँ तो मेरी जान सूख जाती है। बताइए ना, क्यों होता है आपको ऐसा बार बार? लक्ष्मी मुझे पूछ रही थी और मैं चुपचाप उसका चेहरा देखे जा रहा था। कैसे बताऊं उसे? मेरे दिल का भेद, मेरे दिल का राज मेरी जुबान तक आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन कैसे बताऊं उसे? बेचारी लक्ष्मी, वह घबराई हुई सी मेरा चेहरा देखे जा रही थी। क्या करूं? कैसे बताऊं इसे? मुझे बेचारी पर दया आई। आखिर उसका क्या कसूर था जो उसको मेरे साथ मेरे सपनों की वजह से डर का सामना करना पड़ता था? आखिर किसी तरह से मैंने उसे समझाया। उसे कहा, कोई बहुत बुरा सपना आ गया था, लेकिन अब याद नहीं कि क्या था, लेकिन उसी वजह से मैं बहुत डर गया था। शायद मेरी बात को वो समझ भी गई, उसका समाधान भी हो गया और वो आश्वस्त भाव से सो भी गई। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे जो सपना आया था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं वो सपना लक्ष्मी को नहीं बता सकता था। लक्ष्मी क्यों, मैं अपना ये सपना किसी को भी नहीं बता सकता था। ये सपना या ये राज कह लीजिए, मेरे सीने में ही दफन होके रहेगा और मेरे मौत के साथ मेरे साथ ही यह सपना आसमान में कहीं विलीन हो जाएगा। कल रात शाम फिर मेरे सपने में आया था। 12 वर्ष पूर्व खूनी पहाड़ी पर जो कुछ हुआ था वो फिर मेरे वैसा का वैसा सपने में आ गया था। वो शाम का धुंधल का सूरज छुप रहा था। चारों तरफ से अंधेरा घिरता आ रहा था। पहाड़ी पर मैं और शाम, हम दोनों ही थे और शाम मुझे धमकियां दिया जा रहा था। और सपने के आखिर में जो मैंने देखा, बस उसी की वजह से मैं पसीना पसीना हो गया और घबरा के जाग गया। अब मेरी धड़कन काफ़ी सामान्य हो गई थी। गला सूख रहा था, इसलिए मैं उठा। मैंने बाथरूम में जाके हाथ मुंह पर खूब पानी के छींटे डाले, मस्तक पर भी खूब पानी डाल लिया। तब कहीं जाके मुझे ठीक लगा। फिर किचन में जाके 2-3 गिलास पानी पिए। तब कहीं जाके आंखों की जलन कम हुई, गरम सिर ठंडा हुआ और मैं सहज अनुभव करने लगा। मैं वापस बेडरूम में आया। मेरे पास में लक्ष्मी सोई थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखने के काबिल थी। उसकी अंतस की मासूमियत उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। कितनी आश्वस्त, वो कितनी निर्भर थी, उसे कितना भरोसा था मुझ पर। चेहरे पर आश्वस्ति और मासूमियत का भाव लिए वह गहरी नींद में थी। मैं पास के बेडरूम में गया। वहाँ मेरे दोनों बच्चे सोए हुए थे। कुछ देर तक दरवाजे में खड़ा खड़ा मैं अपने दोनों बच्चों को देखता रहा। बेटी छाया अपनी माँ पर गई है। अपने चादर में अपने आप को बहुत अच्छे से ढांप ढूंप कर सोई हुई है। लेकिन बेटा विजय, वो तो लड़का है। चादर कहीं हाथ पांव फैला के शायद लुढ़कता लुढ़कता बिस्तर के कोने तक पहुंच गया है। अगर गिर गया तो? मुझे अचानक ही खूनी पहाड़ी का दृश्य याद आ गया।
उसके नीचे फैली हुई घाटी याद आ गई। आसपास फैला हुआ घना जंगल याद आ गया और मैं मन ही मन एक बार फिर थर्रा उठा। शाम का खूनी पहाड़ी की घास पे से नीचे सरकता हुआ पाँव, उसकी वो नजरें और उसकी वो दर्दनाक चीख। मेरा माथा फिर पसीने से नहा गया। आज एक हो क्या रहा है मुझे? मैंने विजय को खींचकर पलंग के बीचों बीच किया, उसकी चादर ठीक से उसे ओढ़ाई। फिर थोड़ी देर में अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखता रहा। फिर अपने बेडरूम में आ गया। देखा, शायद किसी आहट से लक्ष्मी की नींद हल्की सी खुली थी। उसने करवट बदली। मेरे लेटते ही लक्ष्मी ने अपनी बाहें मेरे गले के इर्द गिर्द लपेट ली और फिर सो गई। अब मेरा आत्मविश्वास काफ़ी लौट आया था। मैं सोचने लगा, मुझे आज किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ तो है मेरे पास में जिसकी कोई कामना कर सकता है। लक्ष्मी जैसी सुंदर सुघड़ पत्नी, 2 प्यारे बच्चे। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी बेहिसाब दौलत का उन्होंने मुझे वारिस बनाया था। धन, दौलत, स्वास्थ्य और जवानी, मुझे किस चीज़ की कमी थी? इस संसार में किसी व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब बिना किसी प्रयत्न के ही मेरी झोली में आ पड़ा था। इसमें से किसी भी चीज़ को पाने के लिए मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा था। ना ही इसके लिए मैंने किसी को धोखा दिया था, ना कोई चोरी की थी और ना ही किसी के हक को मारकर मैंने कुछ छीना था। ना ही मैंने अन्याय से जबरदस्ती करके किसी से कुछ छीना था। जो भी था वो सब बिल्कुल न्याय संगत तरीके से मेरे पास में आ गया था। फिर भी मैं दुनिया के सामने एक अभियुक्त की तरह मन में कुछ डर का भाव लिए रहता था। एक अनजाना सा डर मेरे हृदय को हमेशा कचोटता रहता और यही अनजाना डर कई बार सपने के रूप में मेरे सीने पे चढ़ के जैसे मेरी जान ही निकाल देता था। उस घटना को शब्दों में व्यक्त कर दूं, शायद मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस राज को सीने में दबाए मेरा सीना शायद फट जाएगा। उस घटना की शुरुआत मैं कहाँ से करूं, मैं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है जिस दिन शाम ने मेरा कान मरोड़ा था उस दिन से हुई है इन सारी घटनाओं की शुरुआत। खूनी पहाड़ी पर उस शाम जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत उसी दिन से हुई। उस शाम बाबूजी मुझे अपने छोटे से गांव से लेकर उनके घर पे आए थे। मैं उनका बहुत दूर का रिश्तेदार था। मेरी माँ तो जब मैं बहुत छोटा था तभी मुझे छोड़कर चली गई थी और अब कुछ दिनों पूर्व ही मेरे पिता का भी देहांत हो गया था। बाबूजी वहाँ पर आए थे। मेरी उम्र कोई 8-9 वर्ष की रही होगी। बाबूजी के साथ जब मैं उनकी हवेली में आया, वहाँ का ऐशो आराम देखकर दंग रह गया था। अब यही आलीशान हवेली मेरा घर थी, मुझे यहीं रहना था। बाबूजी ने मुझे उन्हें बाबूजी कहने के लिए कह दिया था, इसलिए मैंने उन्हें बाबूजी कहना शुरू कर दिया था। हवेली में कदम रखते ना जाने क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक भय की लहर दौड़ गई थी और मैं सिहर गया था। इस घर में ऐसा कुछ है, कोई है जिसे मेरा यहाँ आके रहना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या था? शायद यह एक अनाथ बच्चे के मन का डर था। बाबूजी मेरे साथ बहुत स्नेह से रहते थे। हवेली में अंदर जाने पर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर बड़े प्यार से मुझसे बोले, किशन, आज से अब यही तुम्हारा घर है, समझे? यहाँ बहुत अच्छी तरह से रहना, आराम से रहना, खूब अच्छे खाना पीना और अपनी तबीयत अच्छी तगड़ी बना लेना। और देखो, यहाँ तुम अकेले नहीं हो, मैं अपने बेटे से तुम्हारी पहचान करा देता हूँ, तुम्हारी बराबरी का है वो। बाबूजी को एक लड़का है ये तो मैंने सुन रखा था, लेकिन अभी तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। बाबूजी ने शाम को आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर अंदर से मेरा ही हम उम्र एक लड़का बाहर आया। पहली नजर में जो मुझे भाया वो शाम का सुंदर रूप। मैंने इतना सुंदर लड़का अभी तक अपने जीवन में देखा नहीं था। उसके घुंघराले बाल, तीखे नाक और बड़ी बड़ी आंखें देखते ही मुझे शाम बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में एक आशा जगी कि अब से शाम और मैं बहुत अच्छे दोस्त, हम दोनों की अच्छी पट सकती है। शाम पास में आते ही बाबूजी ने उसे भी अपने पास बिठा लिया और बोले, शाम देखो, ये है किशन, अब से तुम दोनों दोस्त हो, इसके साथ खूब अच्छे से रहना और दोस्ती करके प्यार से खेलना कूदना साथ में। अब तुम इस घर में अकेले नहीं, तुम्हारे लिए एक साथी आ गया है।
दोस्त तो है ही, लेकिन देखा जाए तो ये तुम्हारा भाई भी है। जाओ तुम दोनों अंदर जाओ और कुछ खा पी लो। अब शाम हो रही है, कल सुबह इसको अपना खेत खलिहान, अपनी जागीर और अपने यहाँ के लोग बाग इनसे पहचान करवाना। शाम मेरी तरफ देख के बहुत प्यार से मुस्कुराया, फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। श्याम भी मातृहीन ही था। उसकी माँ भी उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी थी। लेकिन घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। मैंने देखा रसोई में कोई बूढ़ी माँ खाना पका रही थी। उसके अलावा उनकी सहायता करने के लिए एक दो और भी नौकरानियाँ थी। हमारे अंदर जाने पर एक नौकरानी ने 2 प्लेटों में हमारे लिए नाश्ते की चीज़ें लाकर हमारे हाथ में थमा दी। हम दोनों ने खाना शुरू किया। भूख तो मुझे लगी रही थी। घनश्याम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ खा रहा था। लेकिन जैसे ही उस कमरे में मैं और श्याम दोनों ही रह गए, श्याम का चेहरा देखते देखते बदल गया। उसकी आंखें, उनमें क्रोध भर गया। उसने अपना निचला होठ दांतों से कस के दबाया और तेजी से मेरे पास आकर मेरा बायां कान बहुत जोर से उमेट दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठा। कुछ पल के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। जो हुआ वो इतना अचानक हुआ और इतना अकल्पनीय था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। 1-2 मिनट के लिए तो मेरी बोलती ही बंद हो गई और मैं डर से कांपने लगा। फिर जब कानों में होने वाले दर्द का एहसास हुआ तो मेरी आंखें भर आई और आंसू बहने लगे। अब घनश्याम ने मेरा कान छोड़ दिया और डांटते हुए धीमी आवाज में बोला, इस घर में आ तो गया है तू किशन, लेकिन मेरी बराबरी करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और अगर बाबूजी के आगे पीछे करके उनकी चमचेगिरी करेगा ना, उनको खुश रखने की कोशिश करेगा ना, तो तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा, समझे? इस बात को याद रखना। और आज की बात अगर किसी को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, क्या कहूं। बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं नाश्ता पूरा न खा पाया। आंसू बहे जा रहे थे और कान में होने वाला दर्द मेरे दिमाग को भी सुन्न किए जा रहा था। तभी बाहर पदचाप सुनाई दी। बाबूजी दरवाजे में खड़े थे। उन्होंने मेरा उतरा हुआ चेहरा और आंखों में आंसू देखे तो बोले, किशन, रो रहे हो क्या? क्या हो गया बेटा? फिर उन्होंने श्याम की तरफ देखा। क्या हो गया? श्याम तुरंत हंसते हुए बोला, बाबूजी, इसे इसके घर की याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। बाबूजी को यह सच ही लगा। वे मेरे पास आ गए। मेरे पीठ पर, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोले, पगला। फिर वो बाहर चले गए। श्याम का झूठ और बनावटीपन देखकर मैं स्तब्ध रह गया था। बाबूजी के अंदर आते ही उसका चेहरा अचानक ही बदल गया था। उसका चेहरा जो पहले डरावना बन गया था, उसकी आंखें जो मुझ पर क्रोध बरसा रही थी, अचानक ही बड़ी शीतल हो गई थी। चेहरे पर एक मासूमियत छा गई थी और एकदम प्यारा बन गया था उसका चेहरा। बाबूजी के बाहर जाते ही उसका फिर से वही गुस्सैल मुखौटा उसके चेहरे पर आ बैठा। उसकी भेद भरी आंखों से उसने नफरत से मेरी तरफ देखा और फिर आराम से बैठकर अपना नाश्ता खाने लगा। यह श्याम और मेरे बीच के अजीब नाते की शुरुआत थी। बाहरी लोगों के सामने वह मेरे साथ में बड़ा प्यार से, बड़े भाईचारे से पेश आता। जैसे ही हम दोनों अकेले रह जाते तब वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता। मुझसे गुस्से में बात करना, मुझे मारना पीटना, तमाचे जड़ना, मेरे मुंह पर थूकना, गाली गलौज करना, धक्का दे देना, चिकोटी काटना, ये सब तो बहुत साधारण चीजें थी जो मुझे झेलना पड़ती। लेकिन इससे भयंकर भयंकर बातें भी वो कर सकता था। हमारी हवेली के पिछवाड़े में एक बहुत गहरा कुआं था। एक दिन हम दोनों उस कुएं की जगह के पास खड़े थे। अचानक ही श्याम के मन में क्या आया कि उसने अचानक मेरा कंधा पकड़ा और जोर से मुझे कुएं की तरफ ढकेलता हुआ बोला, फेंक दूं कुएं में तुम्हें? गिरा दूं? उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी उस समय कि मेरा पूरा शरीर एक डर की लहर से कपकपा उठा। अपना कंधा उसके हाथ से जैसे तैसे छुड़ा के मैं कुछ दूर डर से कांपता हुआ जा खड़ा हुआ। श्याम ने मेरी हालत देखी तो अट्टहास करके हंस पड़ा और फिर मजे में सीटी बजाता हुआ हवेली के अंदर चला गया।
घर में, स्कूल में, आस पड़ोस में, हर जगह श्याम मेरे साथ ही रहता था। बाबूजी के सामने, घर के नौकरों चाकरों के सामने, बाहरी लोगों के सामने, स्कूल में, हर जगह श्याम मेरे साथ इतने प्यार से रहता कि शायद कोई सगा भाई भी इतने प्यार से न रहता। लेकिन अकेले में वह मुझसे ईर्ष्या करता, जलता, कुढ़ता, मेरा तिरस्कार करता। उसके मन में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है, कितनी नफरत है, इस बात का बाहरी किसी व्यक्ति को जरा सा भी अंदाज नहीं आ सकता था। कोई पूछेगा कि मैंने बाबूजी को ये सब बातें क्यों नहीं बताई। कैसे बताता? पहली बात तो ये कि बाबूजी के एहसान के नीचे मैं ऐसा दबा हुआ था कि उनको उनके ही बेटे के बारे में कैसे कुछ बताता। और वो मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वे मेरे अन्नदाता थे। उनका घर मेरे लिए शरण स्थली थी। उन्हीं के बेटे की चुगली उनसे कैसे करता? ये तो बहुत बड़ी एहसान फरामोशी न हो जाती। दूसरी बात, मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैंने बता भी दिया बाबूजी को और उन्होंने श्याम को किसी तरह से सजा दी या उसे डांटा, तो हो सकता है कि श्याम के जुल्म मेरे ऊपर और बढ़ जाते। सच बात तो ये थी कि मैं बिल्कुल लाचार था, बेबस था और असहाय था। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे 5-7 साल बीत गए। हम दोनों 15-16 साल के हो गए। हवेली में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। बाबूजी की एक दूर की बहन किसी गांव में रहती थी। उसका अचानक निधन हो गया। उसका कोई नहीं था, लेकिन एक बेटी थी, लक्ष्मी, जो 12-13 साल की थी। बाबूजी जब अपनी बहन के मातम पुरसी में गए तो लक्ष्मी को अपने साथ ले आए। लक्ष्मी बड़ी सुघड़ और सुंदर थी। उसका स्वभाव भी बड़ा सरल था। बाबूजी कहते, देखो श्याम और किशन, इतने दिनों तक तुम दोनों भाई ही इस घर में रहते थे। अब तुम्हारे लिए एक बहन भी आ गई है। इसके साथ भी प्यार से रहना। शुरुआत में मुझे लक्ष्मी बहन जैसी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे एक बात का मुझे एहसास होता गया। मैं समझता गया कि लक्ष्मी के मन में मेरे लिए भाई का प्यार नहीं है, बल्कि वह मुझसे एक दूसरी तरह का ही प्यार करती है। वो मुझे भाई नहीं समझती। और झूठ क्यों कहूँ, मेरे मन में भी लक्ष्मी के लिए एक अलग ही आकर्षण के भाव पैदा होने लगे। मेरा मन उसकी तरफ खींचने लगा। इतने दिनों तक श्याम के साथ रहते हुए मैं एक डरी सहमी हालात में जी रहा था। अब धीरे धीरे मेरा मन थोड़ा हल्का होकर पंछियों की तरह नई कल्पनाओं की उड़ान भरने लगा। एक दिन मैं और लक्ष्मी हवेली के पीछे वाले बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। उसी समय श्याम वहां आ गया। वह लक्ष्मी को घुड़कते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर, तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। लक्ष्मी के वहां से जाते ही श्याम ने जोर का झटका देकर मेरी अंजलि के सारे फूल बिखेर दिए। सारे फूल जमीन पे गिर पड़े। श्याम ने सारे फूलों को पांव तले रौंद दिया और क्रुद्ध स्वर में मुझसे बोला, ध्यान रखना, लक्ष्मी मेरी है। वो मेरी पत्नी बनने वाली है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कल को वो तुम्हारी मालकिन बनेगी और तुम उसके नौकर। उसके साथ में प्यार की पींगे लेने की कोशिश मत करना, समझ गए? लक्ष्मी से दूर रहना। उसके आसपास तुम दिखे भी तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ये कह के श्याम वहां से चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे श्याम से बहुत डर लगता था। अब लक्ष्मी दिखती भी तो मैं दूसरी तरफ हट जाता। उसकी तरफ देखने से भी कतराता और मन में हमेशा एक बेचैनी का भाव बना रहता। मुझे हमेशा लगता कि श्याम आसपास ही कहीं है और पूरे समय में मुझ पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी समय आकर लक्ष्मी के सामने ही मेरा अपमान कर देगा। कभी मुझे तमाचा जड़ देगा। इस तरह का चित्र मेरी आंखों के सामने बिना वजह आता रहता और मेरा डर बढ़ता जाता। लक्ष्मी पास आती तो मुझे पसीना छूट जाता। मैं मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता और उसके पास से हट जाता। लक्ष्मी मुझे देखती तो समझ न पाती कि मैं उसके साथ इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन का डर मेरी आंखों में साफ दिखाई देता होगा शायद उसे। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। मेरे रूखे व्यवहार से लक्ष्मी का दिल दुख रहा था और इधर श्याम पूरे समय हम दोनों की चौकसी कर रहा था। हमें पूरी तरह से उसने नजर कैद में रखा हुआ था जैसे। इन सब बातों की परिणति आखिर कैसे होने वाली है मैं समझ न पाता।
और फिर एक दिन अचानक ही वो घटना घटित हो गई। मैं हवेली की छत पर खड़ा था। सांझ हो चली थी। चारों तरफ से अंधेरा घिरता नजर आ रहा था। बगीचे का हर श्रृंगार खूब खिला हुआ था और उसकी सुगंध हवा में घुली हुई थी। नीचे रसोई में बूढ़ी दादी और दोनों नौकरानियां खाना बनाने में लगी हुई थी। अंधेरे में दियों की पीली पीली रोशनी उदासी लग रही थी। मैं उदास चेहरा लिए चारों तरफ यूं ही देखता खड़ा था। मन में उदासी भरे विचार ही आ रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। मैं चौंक गया और मुड़ के देखा। शाम का ही हाथ होगा, ये सोचकर मैं घबरा उठा। लेकिन अगले ही पर लक्ष्मी मेरे आगे आ गई। उसकी नाजुक नाजुक बाहें उसने मेरे गले में डाल दी और मुझसे चिपक कर खड़ी हो गई। लक्ष्मी मेरे सीने पर अपना सिर टिकाकर धीरे धीरे सुबकने लगी। तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहते हो? इस बात का कारण मुझे मालूम है। तुम शाम से डरते हो, है ना? लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे सिवा और किसी की नहीं हो सकती। शाम की तो कभी नहीं। भले मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं शाम से शादी किसी हालत में नहीं करूंगी। आज ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी और तुमसे ही विवाह करूंगी। मैं शाम को अपने आसपास तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे सिवा और किसी से विवाह नहीं करूंगी और शाम से तो कभी नहीं, भले मेरी जान चली जाए। जितनी अचानक लक्ष्मी ऊपर आई थी, उतनी अचानक वो मेरे गले से बाहर निकाल कर दूर हुई और झटपट सीढ़ियां उतरकर पीछे के आंगन में उतरकर अंदर चली गई। मैं भौचक्का रह गया, मन में डर भी गया और साथ ही साथ मन में खुशी की लहर भी दौड़ गई। अभी अभी जो कुछ हुआ वो सत्य था या मेरे मन की भावना, कोई सपना? मैं इस बात पर विचार कर रहा था, लेकिन लक्ष्मी की नर्म नर्म बाहों का एहसास अभी भी मेरे गले के आसपास मुझे महसूस हो रहा था। उसके शरीर की गर्मी, उसकी गर्म सांसें अभी भी मेरे चेहरे के आसपास मुझे महसूस हो रही थी। और फिर अचानक एक प्रसन्नता की, एक आनंद की अनुभूति मेरे तन बदन में दौड़ गई। मेरा मन उस खुशी की लहर से भर उठा। लक्ष्मी ने आज उसके प्रेम की आश्वस्ति मुझे दी थी। मेरा हृदय प्रेम से हिलोरे लेने लगा। अब मुझे किसी का भी डर नहीं लग रहा था। मुझे अपने आप में एक अलग ही आत्मविश्वास अनुभव होने लगा। ऐसा लगा कि अब मैं कोई दूसरा ही हूँ। पलों के पहले जो मैं उदासी भरे विचारों से डूब उतरा रहा था, वो सारे विचार पता नहीं कहाँ उड़ गए। खुशी की लहर में लहराता हुआ मैं सीटी बजाता पीछे की सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। अगले दिन से मुझे लगता है कि कोई अलग ही किशन मेरे अंदर समा गया था। मैं और लक्ष्मी एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, बात करना तो दूर की बात। अनजानी प्यार की डोर हम दोनों के बीच में हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने में लगी हुई थी। उस डोर से हम बंध गए थे। एक बड़ा ही कोमल रिश्ता हम दोनों के बीच में फलने फूलने लगा था। शाम को अभी इस बारे में जरा सा भी अंदेशा नहीं हुआ था। हम दोनों के बीच की यह खुशी हम दोनों के बीच में ही दबी हुई थी और उसे इस बात की भनक भी लगेगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोनों के बीच जो प्यार का पौधा लहलहाने लगा था, वह हम दोनों ने बहुत अच्छे से छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन मुझे शाम के स्वभाव का पूरी तरह अंदाज अभी तक भी नहीं आया था, यही कहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद में उसे हम दोनों को देखकर कुछ संदेह सा होने लगा। कभी कभी वह अचानक ही मेरी तरफ बड़ी खोजी नजरों से काफी देर तक टकटकी लगाए देखता। इसी तरह से वह लक्ष्मी की तरफ भी उन्हीं खोजी नजरों से टकटकी लगाकर देखता। ऐसे समय में जब मैं उसकी तरफ देखता तो मुझे लगता कि उसकी नजरें एक इंसान के न होकर एक भयंकर जानवर की है। मेरी आंखों के दहशत भरे भाव देखकर वह अट्टहास कर हंस पड़ता। मेरा दिल दहल उठता, मैं भय से कांप उठता। मुझे ऐसा लगता मानो किसी खंडर नुमा किले के किसी दरवाजे के नीचे में खड़ा हूँ। किसी भी समय या तो वह दरवाजा मेरे सिर पे गिर जाएगा या किसी भी समय कोई बड़ी सी चट्टान मेरे सिर पे आ गिरेगी और मेरा सिर फट जाएगा। कुछ इसी तरह के भाव शाम को देखते ही मेरे मन में आ जाते। मैं शाम के साथ साथ में खड़ा होना तक टालने लगा, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना मैं उसे टालने की कोशिश करता,
श्याम उतना उतना अधिक ही मेरे आसपास, मेरे पास पास बने रहने की कोशिश करता। और फिर वो दिन आया। दिन भर तो रोज के समान ही सामान्य रहा, कोई खास घटना नहीं हुई। लेकिन सांझ के समय श्याम मेरे पास आया। किशन, चल हम दोनों चलते हैं, खूनी पहाड़ी की सैर करके आते हैं। मुझे अकेले जाने में बोरिंग लग रहा है, चल तू मेरे साथ चल। श्याम के मुंह से निकले हुए वो शब्द सुनते ही मुझे लगा कि जमीन थरथरा उठी है, आसमान शायद मेरे ऊपर गिर पड़ा है। मुझे मन ही मन लगा कि श्याम के मन में किसी तरह का कपट या कोई षड्यंत्र चल रहा है। मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैं काम का बहाना बनाने लगा, लेकिन श्याम मेरी बात सुन नहीं रहा था। आखिर उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी देखो ना, किशन मेरे साथ में घूमने नहीं चल रहा है, इसे कहो ना कि मेरे साथ में घूमने चले। मुझे अकेले जाने में बड़ा बोरियत हो रही है, आप बोलो ना उससे, ये मेरे साथ चले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वह इतनी मासूमियत से, इतने सरल अंदाज में बाबूजी से बोला कि बाबूजी ने तुरंत ही मेरी तरफ मुड़ के मुझसे कहा, किशन जाना उसके साथ में, घूम के आओ दोनों। अभी निकलोगे तो पहाड़ी चढ़ के और वापस आने तक दिया बत्ती हो जाएगी, जरा जल्दी जाओ और जल्दी आना। अब जब बाबूजी ने ही कह दिया तो मेरा कोई उपाय न रहा, मुझे हामी भरनी पड़ी। बाबूजी की नजरें बचाकर श्याम विजय हासिल होने के अंदाज में मेरी तरफ देख के हंसा। उसकी आंखों में फिर वही बनावट दिखाई दी मुझे, लेकिन अगले ही पल वो फिर सामान्य हो गया। सहजता से वो उसने मुझसे कहा, चलो किशन, अरे अभी 1 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे, चलो। वैसे भी आजकल तू बहुत घरगुस्सा हो गया है, घर में बैठा रहता है, बाहर कहीं जाने में तुझे अच्छा ही नहीं लगता क्या? हम दोनों निकल पड़े। खूनी पहाड़ी की तरफ चलते हुए पूरे रास्ते श्याम ने जरा सी भी बात नहीं की। मुझे भी कोई बातें नहीं सूझ रही थी। एक तरह का अनजाना सा डर मेरे मन में बैठा हुआ था। शेर के पीछे पीछे सम्मोहित सी भेड़ जैसे चली जाती है, बस उसी तरह से मैं श्याम के पीछे पीछे चला जा रहा था। हम दोनों पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गए। खूब तेज हवा चल रही थी, तूफानी हवा। पाँव के नीचे बरसाती घास लहलहा रही थी। फिसलन के डर से हम दोनों ही पांव जमा जमा कर चल रहे थे, धीरे धीरे। पश्चिम दिशा में सूरज डूबने को ही था, सारा आसमान लाल हो रहा था। कीट पतंगों की आवाजें शुरू हो गई थी। आसपास कोई भी नहीं था, पूरी पहाड़ी वीरान पड़ी थी। यूं भी आमतौर पर कोई खूनी पहाड़ी पर इस वक्त नहीं आता था। हमारा गांव वहां से दिख रहा था, बहुत दूर, जरा सा दिख रहा था। पहाड़ी की चोटी पे हम दोनों ही, बस हम दोनों ही खड़े थे, कोई भी नहीं था वहां। और एक पंछी तक नहीं फड़फड़ा रहा था। थोड़ी दूरी पर पहाड़ी की एक कटी हुई चट्टान दिखाई दे रही थी। कुछ समय ऐसा ही बीत गया और अचानक ही श्याम मेरे सामने आके खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसके अट्टहास की दिल दहलाने वाली आवाज वहां मेरे सिवाय और कोई भी नहीं सुन रहा था। उसकी हंसी उससे रोके नहीं रुक रही थी। मुझे पसीने छूटने लगे। फिर वही अनजाना डर मेरे अंदर समाने लगा और मैं डर के मारे कांपने लगा। और अचानक श्याम ने अपनी हंसी रोकी और बड़े निर्दयी स्वर में क्रूरता से मेरी तरफ देखते हुए बोला, किशन, अब तुम पूरी तरह से मेरे शिकंजे में हो। अब तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकता। तू लक्ष्मी के साथ में छुप छुप कर मिलता है ना? तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है? मैं कुछ भी जान नहीं पाऊंगा? मुझे तुम्हारे सारे भेद मालूम पड़ चुके हैं। तुम दोनों मुझे बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो। लेकिन मैं बनूंगा नहीं। आज तुझे यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि पूरी तरह से तेरा खात्मा ही कर दूंगा। इस मामले को ही रफा दफा खत्म कर दूंगा। तू तुम तू श्याम, तू क्या करने वाला है? मैंने अटकते अटकते उससे पूछा। श्याम फिर से हंसा, अट्टहास करते हुए बोला, मैं तुझे इस टूटी हुई चट्टान से नीचे धक्का देने वाला हूँ। सब 1 मिनट में खत्म। इस तरह के एक्सीडेंट यहाँ हमेशा ही होते रहते हैं। एक एक्सीडेंट आज और सही। मेरा मुंह सूख गया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और जबान तालू से चिपक गई।
उससे दूर हटते हुए मैंने कहा, श्याम, तू पागल हो गया है? चल, घर चलते हैं। मैं पागल हो गया हूँ? अट्टहास करते हुए श्याम बोला, हो सकता है कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन आज तू घर वापस नहीं जाएगा कि गारंटी ले ले मुझसे। और अचानक एक जोर की छलांग लगाकर मेरे पास पहुंच गया। उसने मेरा हाथ कसकर अपने पंजे में भींच लिया और वह मुझे टूटी हुई चट्टान की तरफ खींच कर ले जाने लगा। मैं अपना जोर लगा रहा था कि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लूं, लेकिन उसके हाथों की गिरफ्त लोहे के शिकंजों जैसी थी। मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। वह खींचते हुए मुझे टूटी चट्टान की तरफ ले गया। पाँव के नीचे गीली घास होने की वजह से मैं घिसटता हुआ उसके साथ वहां तक पहुंच गया और फिर वह चट्टान की तरफ पीठ करके मेरे सामने खड़ा होकर मुझे देखने लगा। उसका चेहरा बड़ा भयानक दिख रहा था। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें किसी जंगली जानवर के समान चमक रही थी। मैं छटपटाने लगा, चीखने लगा, लेकिन मेरी चीखें उस सुनसान वीराने में कहीं दब कर रह गई। श्याम फिर से अट्टहास करने लगा। मुझसे बोला, पुकार अब तू लक्ष्मी को, पुकार अब तू बाबूजी को। अब यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, और मैं तुझे एकदम अचानक से थोड़ी ना धक्का दे दूंगा। अरे ऐसा नहीं, इतनी आसान मौत थोड़ी ना दूंगा। एक बार तुझे धक्का दूंगा, फिर बचा लूंगा, फिर धक्का दूंगा, फिर बचा लूंगा, और फिर फाइनल झटका देके तुझे धकेल दूंगा। हा 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 हा। श्याम अट्टहास किए जा रहा था। बड़ा मजा आने वाला है ना? अट्टहास करते हुए उसका सिर दाएं बाएं झूल रहा था और अचानक पता नहीं किस तरह से हुआ, लेकिन पाँव के नीचे जो गीली घास थी उस पर से उसका पाँव फिसला। एक पल के अंदर ही मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और श्याम उस चट्टान से नीचे 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 गिरता ही चला गया और उसकी चीखें शाम के उस झुटपुटे अंधेरे में आसमान में विलीन हो गई। श्याम, श्याम, मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज भी तूफानी हवा में गूंजती गूंजती गायब हो गई। मेरी देखते देखते मेरी सामने से श्याम गायब हो चुका था। जिस जगह से वो मुझे धकेल देने वाला था, उसी जगह से वो खुद नीचे खाई में गिरता चला जा रहा था। नीचे की गहरी अंधेरी खाई उसे लील गई और ये सब कुछ ऐसे हुआ कि मैंने तो उसको एक उंगली से छुआ तक नहीं, अपने आप सब हो गया। मैं कैसे वहां से पलटा, कैसे चलता हुआ हवेली तक पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे हवेली में पहुंचने के बाद सारी घटनाएं बड़ी तेजी से घटती गई। हवेली में कोहराम मच गया। बाबूजी शोक विह्वल हो गए। गांव वाले शाम को तलाशने में जुट गए, लेकिन झुटपुटे की वजह से वे उसे ढूंढ न पाए। अगले दिन सुबह शाम का क्षत विक्षत शरीर पहाड़ी की तलहटी में गांव वालों ने बरामद किया। बाबूजी इस वज्रपात से जैसे पत्थर हो गए थे। इस दुख की घड़ी में भी एक बात से मुझे आश्वस्ति लग रही थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बाबूजी ने मुझ पर जरा भी संदेह नहीं किया था। शाम गीली घास से फिसलकर उस टूटी चट्टान से नीचे गिर गया था। घटना जैसी घटी थी, मैंने उसी तरह से बाबूजी को बता दिया था। उन्होंने मुझ पर विश्वास भी कर लिया था। आगे की सारी बातें बहुत तेजी से हो रही थी। शाम के जाने के बाद बाबूजी साल भर भी नहीं रहे। उन्होंने अपनी हवेली, उनके खेत खलिहान सब कुछ मेरे नाम कर दिए। उन्हीं के सामने उन्होंने मेरा और लक्ष्मी का विवाह भी करवा दिया। मेरे ही गोद में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मैंने भी एक पुत्र के समान ही उनकी अंत्येष्टि क्रिया और बाद के सारे क्रियाकर्म पूरे किए। अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लक्ष्मी के साथ में मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। 2 बच्चे हैं, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी लक्ष्मी से मैंने यह राज छुपा कर रखा है। शाम की मौत से पहले जो कुछ हुआ उस बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन अभी भी कई बार शाम मेरे सपने में आता है। खूनी पहाड़ी की वो झुटपुटी से घिरी हुई सांझ, वो घना जंगल, शाम का उस चट्टान से नीचे फिसलते जाना और उसकी वो दर्दनाक चीखें, सब कुछ वैसा का वैसा मुझे दिखाई पड़ता है और मैं घबरा के उठ बैठता हूँ। पसीना पसीना हो जाता हूँ, जबान तालू से चिपक जाती है,
मुंह से आवाज नहीं निकल पाती। ये सपना मेरी जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी राज। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या लेखक को अपना सपना और उसकी हकीकत ये सब कुछ अपनी पत्नी लक्ष्मी को बता देना चाहिए? इस बारे में और अब कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।